मेरे 40 साल से दुख और सुख के साथी, जब 50 साल पहले भी मेरा दोस्त आदमी यहाँ है, जब 10 साल पहले या 1 साल पहले था वो आदमी है। मैं भाई भूपेंद्र हुड्डा जी का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सरदार बचाव सम्मेलन में धन्यवाद करता हूँ पहुंचने का। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई कुलदीप शर्मा जी, जिनका मेरे सिर पे हमेशा आशीर्वाद रहा है, हमारे अशोक अरोड़ा जी, परवीन बाबरी जी, सुमिता सिंह जी, और जो मेहता जी, मिर्जा सागर जी, भाई अमीर जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी तमाम साथी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जो कार्यक्रम का आयोजन होता है सही बात है सर, वो सबका नाम नहीं ले सकता। जो भी दूर नजदीक से आए हैं, मैं भाई भूपेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करूंगा, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी अभी थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाने बंद कर दे, क्योंकि आज का जो मेन मुद्दा है वो शुरू होने जा रहा है। मैं सत्यवादी से निवेदन करूंगा क्योंकि सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। भूपेंद्र जी एक गढ़वाल जिले के साथ साथ दूसरों जिलों के साथ साथ दूसरे स्टेट यूपी से भी मेरे बड़े भाई आए हैं, ये देखने आए हैं उस 10 साल को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में किसान खुशहाल था, मजदूर खुशहाल था, कर्मचारी और व्यापारी खुशहाल था। आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, चिंता की लकीरें हैं। सबसे रुक जाओ। अब वो बताना चाहते हैं कि किसानों की आवाज उठाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गरीब के मजदूर की आवाज उठाने वाले भाई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा दोबारा हरियाणा में आए और दोबारा हरियाणा के अंदर एक कवच बोले। आज किसानों में कड़ाई मची हुई है। अब कृपया सारे दुनिया में रुके, जब भूपेंद्र जी बोलेंगे हमारे बीच में बैठेंगे तब सारे भाई बोलेगा। मैं ज्यादा पूछना चाहते होंगे भूपेंद्र जी, भाई भूपेंद्र जी, मैं आखिर में भाई भूपेंद्र जी, क्योंकि आप मुख्य वक्ता हो, भाई कुलदीप शर्मा मुख्य वक्ता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ तो कहना चाहता हूँ कि कनाल की जनता के साथ मैंने वादा किया था चुनाव में, मैं मेरे बनूं आपकी आवाज बनकर रहूंगा। आपकी आशीर्वाद की, भाई कुलदीप शर्मा जी के आशीर्वाद की जरूरत है। आज जो जगह जगह कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, श्री गुरुनानक ठाकुर जी ने अपने पढ़ों में तीर का काम किया है। मैं आपकी आवाज बनकर रहूंगा, सिर्फ यही वादा करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो मेरे जी सब 2 बातें कहकर मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ। गरीब कार्यकर्ता और राजनीति में जिंदा रहने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरा, आपके कार्यकर्ता हाथी की तरफ मजबूत है, सिर्फ इन बच्चों की कुदरत से बचाकर रखना, चुनाव की कुदरत। गरीब कार्यकर्ता को चुनाव को चाहते हैं, इनसे बचाकर रखना। ज्यादा पूछना चाहता है भाई, अभी समिति से निवेदन करूंगा, भाई भूपेंद्र साहब के बाद आने की कार्य शुरू करें।
मैं भाई विजेंद्र सैनी को कहूंगा कि 1 मिनट के लिए आए अपने विचार के। भाई विजेंद्र सैनी चले जाओ ना, स्वागत करना। खून से लिखा प्यार शाही से बिकने नहीं देंगे। खून से लिखा प्यार शाही से बिकने नहीं देंगे। अरे बेच दिया हमें तूने जहान और रेल, लेकिन हम किसानों को बिकने नहीं देंगे। हम किसानों को बिकने नहीं देंगे। हस्ती है अपनी ऐसी, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो सदियों से दुश्मन रहा दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सम्मानित मंच पर विराजमान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र जी हुड्डा, और सम्मानित मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, यहाँ पहुंचने पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे 1 मिनट का मौका मिला धन्यवाद करने के लिए। मैं अल्लाह ताला से, वाहेगुरु से, गौर भागवत से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा भाईचारा इसी तरीके से बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब श्री भीम सिंह मेहता जी, पूर्व मंत्री हमारे भाई भीम सिंह मेहता जी को कहूंगा वो आए और अपना संबोधन दें। भाई भीम सिंह मेहता जी। मान के योग्य हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के दिलों के अंदर देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए हुए हमारे बीच में भाई देवेंद्र सिंह जी हुड्डा, मेंबर राज्यसभा, उनके साथ बैठे भाई मुनीर शर्मा जी, अशोक अरोड़ा जी, नरेंद्र सांगवान जी, सुमित्रा सिंह जी, भाई कनौजर सिंह जी, मंचा सिंह, सभी मेरे सम्मानित नेतागण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति एवं सम्मान के योग्य छायाकार एवं पत्रकार बंधु, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में चौधरी देवेंद्र सिंह जी हुड्डा आए। उनका पूरा जिला की तरफ से, अपने हल्का जिले की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ आपके इस कार्यक्रम के सुलोचन जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा यहाँ पर। हमें भी आपके बीच में रूबरू होने का मौका मिला। बुजुर्गों, साथियों, आप सभी जानते हैं कि आपका ये कार्यक्रम उस शख्सियत को भी समर्पित है जिन्होंने हमें संविधान दिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। उनको भी नमन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भाई देवेंद्र जी हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें दो राय नहीं। तो आज पूरे हरियाणा के दिलों में राज करने वाले हैं। पीछे किसानों का मामला आया, किसानों के हित के लिए उन्होंने भरपूर जोर लगाकर किसानों के हित में पूरी जोर लगाकर वकालत की है। आप सभी जानते हैं आज ये तीनों काले कानून जो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में पूरा प्रदेश, पूरा देश देवेंद्र हुड्डा जी के साथ है।
मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बोलने वाले और भी वक्ता हैं, मैं एक बार फिर से आप सभी का आभारी हूँ। आप इतनी बड़ी हाजिरी में यहाँ इकट्ठे हुए, और साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा जी का भी एक बार पुनः फिर स्वागत करता हूँ। आभारी हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। धन्यवाद मेहता जी। मैं अभी भाई नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक गरोंडा से अपील करूंगा आए और 2 मिनट के लिए, क्योंकि भाई साहब के आज काफ़ी प्रोग्राम है, सारे साथियों से अनुरोध है वो अपने संबोधित करें। ललित अरोड़ा जी हमारे पीएनबी बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। भाई अशोक अरोड़ा वो आए और दीपेंद्र जी से मिले। अरोड़ा जी बड़े ही आदर और सम्मान के योग मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हरियाणा के कोहिनूर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में स्पीकर रहे मेरे पिता तुल्य पंडित कुलदीप शर्मा जी, मंच पर विराजमान पूर्व में हरियाणा के परिवहन मंत्री रहे मेरे पिता तुल्य माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी, करनाल से पूर्व में विधायिका रही बहन सुमिता सिंह जी, और हमारे बीच में इसराना हल्का से कांग्रेस पार्टी के विधायक भाई बलवीर वाल्मीकि जी, और आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे करनाल विधानसभा से पिछला चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई रणवीर संधू जी, और इंद्री से पूर्व में विधायक रह चुके और मंत्री भी रह चुके माननीय श्री भीमसेन मेहता जी, सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पार्टी के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश और हल्का सतर के पदाधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का दानवीर करण की नगरी करनाल में पधारने पर अपनी तरफ से और आप सभी जिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जिस तरह के हालात इस देश और प्रदेश के हैं, ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों वायदे इस देश और प्रदेश की जनता के बीच में किए थे, जो आज तक कोई पूरे नहीं हुए। आज चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं, और आने वाला समय आपका है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का है। मैं तो ये कहूँगा
कि आने वाले मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश के युवा नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बनने चाहिए। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जिस तरीके से किसान गरीब मजदूर की लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ने का काम किया है, हरियाणा के किसी भी एमपी ने हमारे प्रदेश की आवाज को उठाने का काम नहीं किया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जब जब भी संसद में बोलने का अवसर मिला है, इन्होंने हर समय किसान की, कमेरे की, गरीब की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। अगर मैं सारी बातें विस्तार से बताने लगूंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। मैं आपके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही सुनने के लिए आए हो, मैं तो उनका स्वागत करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। मैं पुनः से अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और विशेष रूप से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज करनाल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं सरदार त्रिलोचन सिंह जी का, जिन्होंने आज सभी आपको बुलाकर इस जनसभा को आप सभी इसमें आए प्रोग्राम में और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई नरेंद्र सांगवान जी। मैं कहूँगा बड़ी बहन सुमिता सिंह जी जो करनाल की विधायिका हैं, रही हैं, उनसे कहूँगा वो आएँ और अपने विचार रखें। बहन जी सुमिता सिंह जी। मंच पर विराजमान सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सामने बैठे सभी जितने भी हमारे करनाल से, असम से, इंद्री से, जहाँ जहाँ दूर दूर से मेरे भाई आए हैं, सभी मेरे भाइयों, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भाई दीपेंद्र जी हुड्डा जो कि आज हमारे करनाल में आए हैं, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके साथ में मेरे बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी और बड़े भाई अशोक अरोड़ा जी, भाई हमारे विधायक इसरादा से बलबीर जी, भीम मेहता जी, नरेंद्र सांगवान जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी, अनिल राणा जी, करमवीर जी, हमारे मेरी परिवार से कमल मान जी हमारे बड़े हैं, भाई करमवीर जी, भाई भारद्वाज जी, अशोक खुराना जी, भाई रणबीर मान जी, महेंद्र जी, जसवंत जी, भाई जगीर सैनी जी, भाई रघबीर संधू जी, देख रही हूँ भाई पीछे, भाई हमारे जोगिंदर जी, अंग्रेज सैनी जी, भाई दूसरा सैनी सभी, भाई रमेश, भाई सचिन बुंडेलपुर, भाई सभी जितने भी हैं सामने, भाई नीटू मान जी, किसी का नाम, सबका नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने इस बार जब हमारा सेशन चल रहा था राज्यसभा में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो किसानों की जो आवाज उठाई, उसको सुनकर हमें लगा था कि शायद इस सरकार को कोई असर होगा, पर नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो किसान है वो किस प्रकार से पिछले 4 महीने से जगह जगह बेचारे सड़कों के ऊपर बैठे हैं, धरना लगाकर बैठे हैं, किंतु इस सरकार को कहते हैं ना, कान पे जू नहीं रेंगती, तो इनको उसका कोई असर नहीं। बेचारे गर्मी में, सर्दी में पिछले कितने महीने से बैठे हैं। और आज मुख्यमंत्री करनाल में है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल आते थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने प्रदेश की इतनी सेवा करी कि जब करनाल आते थे, मैं तो सिर्फ करनाल की बात करूंगी, पूरे हरियाणा के अंदर तो लोग जगह जगह फूल मालाएं लेकर सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते थे। और
हवाई पट्टी पे जब आते थे वहां पे सैकड़ों के तादाद में लोग उनका स्वागत करने आते थे, किंतु आज मुख्यमंत्री जब करनाल आए तो करनाल के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, जगह जगह पर बैरिकेड है। भाई अगर आप लोगों की सेवा नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं करोगे तो आपको डर के ही आज करनाल के अंदर दीपेंद्र जी किसी को नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है कहाँ उतरेगा। 3 जगह 4 जगह तैयारी की गई थी और लोगों को ये धोखे में रखा गया था कि किसी को कहा वो करनताल में आएंगे, किसी को कहा स्टेडियम में। तो जिस प्रकार से बिन लेदन जब कहीं जाता था, ये जो जाते थे कई कई गाड़ियों में अलग अलग की पता न चले कि कौन सी गाड़ी में, इसी प्रकार से आज मुख्यमंत्री करनाल में आए। अगर उन्होंने सेवा की होती लोगों की, किसानों की, मजदूर की, व्यापारियों की, सबके काम किए होते तो उनको आज ये दहशत और डर ना होता। जिन प्रकार से आज वो चोरी चोरी हेलीकॉप्टर स्टेडियम में उतरा और वहीं से हेलीकॉप्टर में चढ़ के वो चले गए वहां से। मतलब आम लोग, आम पब्लिक ना कोई जाता है उनके पास और ना कोई मिल पाता है। और बहुत ही दुख है इस बात का कि हमारा करनाल जो हुड्डा साहब के समय जब मैं 10 साल आपकी विधायक रही और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो जितने काम उन्होंने करनाल के किए वो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई और कर सकता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं भाई त्रिलोचन सिंह जी को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने आज ये किसान मजदूर जो सम्मेलन किया, उसके लिए मैं भाई त्रिलोचन सिंह को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और फिर से मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से दीपेंद्र जी हुड्डा जी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भाई दीपेंद्र जी और हुड्डा जी अभी भी हर एक का सेवा में लगे हुए, हरियाणा की सेवा में लगे हैं, आने वाला समय हमारे मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि उनको, हमारे भाई को आने वाला समय हमारे भाई का हो। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। मैं अब बलबीर वाल्मीकि जी, MLA इसराना जी को कहूँगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। भाई बलबीर वाल्मीकि जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के किसान मजदूर संविधान बचाओ सम्मेलन के मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद, पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, अशोक अरोड़ा जी, भाई नरेंद्र सांगवान जी, सुमिता सिंह जी, सम्मानित सटेज, सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो आज त्रिलोचन जी ने जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि भाई ये देखने लायक जो प्रोग्राम आज त्रिलोचन जी ने किया और जिसके मुख्य अतिथि हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक बार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। मेरे से पहले वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, मैं उन सभी बातों का समर्थन करता हूं, बहुत अच्छी अच्छी बात यहाँ रखी। मैं एक बात आपके बीच में ये बताना चाहता हूं कि किसानों के प्रति जो चला हुआ है आंदोलन, हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसानों की किसी नेता ने सुध ली और मदद करने का काम किसी ने किया तो 36 बिरादरी के वो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे किसान वहां शहीद हुए हरियाणा से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बड़ा फैसला उनके लिए लिया। एक हमदर्दी किसान मजदूर के प्रति दिखाई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके समस्त विधायकों ने जो भी किसान
वहां शहीद हुआ, उनको आर्थिक तौर से हिंदुस्तान के अंदर किसी स्टेट ने और किसी नेता ने शहीद हुए किसान की आर्थिक मदद 2 लाख रुपए देने का काम किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और ने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर गरीब का, अमीर का, कर्मचारी का, व्यापारी का, 36 बिरादरी का कोई नेता है तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने देखा गरीब पर जब भी कभी कोई अत्याचार हुआ, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो बिंजल कांड हो, कहीं भी ऐसी बीसी के गरीब भाइयों पर जब भी कभी दलित पर अत्याचार हुआ तो एक ही योद्धा ने उन परिवारों की आंसू पूछने का काम किया, उनके प्रति हमदर्दी दिखाने का काम किया और वो नेता है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी हरियाणा के अंदर तो गरीब के लिए अनेक योजनाएं चलाई, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से भाई बहन 2-2 हजार रुपये में नौकरी करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, चौकीदारे का काम करते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन गरीबों की बात को समझा और एक कानून बनाया कि जिनको लगे 10 साल हो गए हैं उनको पक्का करो और वो आज हमारे गरीब बहन भाई 50-50 हजार रुपये पर महीना तनख्वाह लेते हैं। ये इस प्रकार की गरीब के प्रति कोई अच्छी सोच, अच्छा कानून किसी ने बनाने का काम किया तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाने का काम किया। मैं आपके बीच में यही बताना चाहता हूं कि भाई गरीब से गरीब आदमी के साथ चल सकता है, गरीब से गरीब आदमी के साथ ऊपर राजनीतिक पर पहुंचा सकता है, रोजगार दिवा सकता है, विकास पर पहुंचा सकता है तो केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई बलबीर भाई। सारे साथी आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी साथी आराम से बैठ जाएं, बाहर ना जाएं कोई भी। किसी की एक गाड़ी है उसमें कोई आग लगी है वो इसलिए बाहर गया था, आप सारे साथी यहाँ बैठ जाओ, सारे साथी बैठे। मैं बड़े भाई पूर्व मंत्री थानेसर से विधायक रहे अशोक अरोड़ा जी को कहूंगा वो आए और अपने विचार रखें। बड़े भाई अशोक अरोड़ा जी, ये गाड़ी है भाई HR06 AC 9638, सिर्फ वही जाए यहाँ से, बाकी साथी बैठ जाएं। और अरोड़ा जी धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग मेंबर पार्लियामेंट, किसान और मजदूर की, गरीब की, हर वर्ग की आवाज उठाने वाले अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मेरे स्पीकर आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी, पूर्व मेरे मंत्री भाई भीमसेन मेहता जी, करनाल विधानसभा से 2 बार रही विधायक बहन सुमिता सिंह जी, इसराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे गरोंडा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मेरे विधायक अजीज भाई नरेंद्र सांगवान जी, आज के इस किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी सम्मेलन के आयोजनकर्ता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, भाई अनिल राणा जी, मेरे छोटे भाई रघुवीर संधू जी,
मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सम्मेलन में आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पत्रकारों एवं सलाहकार दोस्तों, आज इस सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पहुंचने पर इस राजा करण की भूमि करनाल में मैं भी आपके साथ मिलकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। संत राम सिंह और उनके साथ 300 से ज्यादा हमारे जो किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए, उनके चरणों में भी नमन करता हूं। साथियों, आज का सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि लोग किस प्रकार से आज इस सरकार से दुखी हैं। आज सबसे बड़ी बात, मैं आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस सम्मेलन को संविधान बचाओ और संविधान के निर्माता सरदार बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित किया, क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आज जो देश हमारे उन लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने अनेक कुर्बानियां देकर देश की आजादी दिलाई थी और हमारा एक सपना हुआ करता था कि हमारा अपना संविधान होगा, हमें अपनी आजादी होगी, हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार होगा, वोट का अधिकार मिलेगा। परंतु साथियों, इस आजादी को, इस संविधान को खत्म करने पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूंगी। कोई इनके खिलाफ बोलता है, कभी उनको ईडी का डर दिखाया जाता है, कभी उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट देकर लाया जाता है। पिछले दिनों जब किसानों के साथ हमारे मंडी के व्यापारी भाइयों ने आंदोलन शुरू किया और मंडी बचाओ किसान बचाओ रैली करी, तो साथियों उसमें हमारे आड़ती भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर किसानों को साथ दिया। परंतु उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए जो उनके नेता थे, उनके घर में भी इनकम टैक्स की रेट पुरवाकर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आपने देखा हरियाणा विधानसभा के अंदर किस प्रकार से किसान आंदोलन को दबाया जा सके, किस प्रकार से अपने विरोधियों की आवाज को दबाया जा सके। हरियाणा असेंबली के अंदर भी एक बिल पास किया गया जिसके अंदर यह कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो आंदोलनकारियों पे फेंका जाएगा। साथियों, निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, आज भी आईपीसी के अंदर बहुत सी धाराएं हैं जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। परंतु किस प्रकार किसान और मजदूर के आंदोलन को कमजोर किया जाए, इस प्रकार से ये सरकार करती है। सरकार आज उस उन्नदाता की, जो लोगों का पेट पालते हैं, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, धूप छांव की परवाह नहीं करते, आज सड़क पे खड़े आज उनकी बात सुनने को मजबूर नहीं। कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा राज्यसभा के सांसद के, जिस प्रकार से आपने किसान और मजदूर की आवाज उठाई। हर किसान और मजदूर आज एक ही बात कहता है कि अगर देश की पार्लियामेंट में सबसे अच्छी तरीके से अगर किसान और मजदूर की बात रखने का किसी ने काम किया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। साथियों, इस बात की जरूरत है कि हमें समझना होगा कि यह सरकार हमें किस प्रकार से जा रही है, यह आपस में लड़ाने का काम कर रही है। किस प्रकार से आज सुमित्रा सिंह जी कह रही थी करनाल में मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी, आज ही आपको सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन याद आया। कितने दिनों से सफाई कर्मचारी जो कच्चे लगे हुए थे वो कह रहे थे हमें पक्का कर दो, आपने उन्हें पक्का नहीं किया। आज किस प्रकार से मजदूर और किसान लड़ पाए, इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आज खेल खेल रहे हैं। इनका मकसद आरएसएस का एजेंडा लोगों को लड़ाने का साथी होता है, इस बात को हमने समझना होगा। साथियों, मैं परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था। प्रदेश का मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को आपका पासपोर्ट का कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री होगा। मुख्यमंत्री जी,
इस प्रदेश में बेरोजगारी तो पहले ही देश में सबसे ज्यादा हो रही है। एक केवल एक पासपोर्ट की फीस देने का वादा करके इस देश के पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाने का काम मत करो। देना है तो उनको रोजगार दो। आप ये कहते कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद जो भी लड़का निकलेगा उसको हम रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे सके तो 20,000 रुपये महंगाई भत्ता देते तो आज मंच के माध्यम से हम आपका स्वागत करने का काम करते। परंतु नहीं साथी, ये नौकरी देने वाले नहीं, ये नौकरी छीनने वाले लोग हैं, ये रोजगार छीनने वाले लोग हैं, ये किसान को सड़कों पे बैठाने वाले लोग हैं। साथियों, इस बात को समझना है। मैं तो आज एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी हमारे विधायक साथी SCBC के बारे में कह रहे थे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, जिस प्रकार से यह साजिश चल रही है, जिस प्रकार से हर चीज को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस प्रकार से हर नौकरी को आउटसोर्सिंग से किया जा रहा है, आज सबसे बड़ी बात जो RS के एजेंडे के है आरक्षण खत्म करने की। आज अगर प्राइवेटाइजेशन सब कुछ हो जाएगा तो अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस बात को गरीब को, किसान को समझते हुए आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। मैं आपका इसी बात के लिए धन्यवाद करता हुआ फिर से आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज इस प्रकार का आयोजन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरोड़ा जी, आपने हमारे साथियों को संबोधित किया और विस्तार पूर्वक जो सरकार कार्य कर रही है उनके बारे में बताया। मैं सारे साथी जो बाहर गए थे उठ के, वहाँ कोई गाड़ी में आग नहीं लगी, कुछ नहीं है। साथ में कोई कबाड़ पड़ा था उसमें आग लगी है, वो सारे अंदर आ जाएं, जल्दी आ जाएं। और जो हमारे प्रेस के साथी भी बाहर गए थे उनको भी अनुरोध करता हूँ वो भी जल्दी अंदर आ जाएं। अब मैं पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारे पूर्व स्पीकर, बड़े भाई और जनता की दिलों की धड़कन, हमारे करनाल जिले के एकमात्र नेता, उनको कहूँगा वो आए और अपने विचार रखें। कुलदीप शर्मा जी। सम्मानित सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी, माननीय बलवीर वाल्मीकि जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, भाई नरेंद्र सांगवान जी, आदरणीय भाई भीम मेहता जी, भाई मंच का संचालन कर रहे रघुवीर जी, आज के इस समारोह के आयोजक हमारे भाई त्रिलोचन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण और इस सभा में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सफल आयोजन करके बड़े महत्वपूर्ण विषयों को इस जनसभा के माध्यम से उठाया है। और मुझे खुशी इस बात की कि बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठ जिले के कार्यकर्ताओं का आज यहां पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मौसम बदल रहा है, ये वाला मौसम नहीं, राजनीति का मौसम बदल रहा है। हरियाणा में बदलाव की आंधियां चल रही हैं। हरियाणा के लोग आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं। आलम यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सरकार का कोई वजीर हो, सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई अपने हलके में जाकर किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करनाल में आयोजित करते वक्त 5000 की संख्या में पुलिस बुलाई गई।
जहां भी जा रहे हैं किसानों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भले ही विश्वास मत विधानसभा में गिर गया हो, लोकतंत्र संख्या का खेल है, इसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। लेकिन मित्रों, अगर लोगों के दिलों में झांक कर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है। आज कोई सरकार को नहीं चाहता और एक बदलाव की आंधी चल रही है हरियाणा में। आप देखेंगे कि आज एक बार एक आवाज उठी है कि हरियाणा को अगर कोई दोबारा बचा सकता है, हरियाणा को दोबारा विकास के रास्ते पर को डाला सकता है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हरियाणा की जनता का 36 बरादरी का वर्ग उनका नाम लेगा। आज हम बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में, और जब बाबा भीमराव अंबेडकर की बात आए तो देश के संविधान और देश के गरीब की बात जरूर उठेगी। देश में कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी धर्म हैं वो ग्रंथ से चलते हैं, लेकिन देश में देश चलता है संविधान नामक ग्रंथ से। जिस संविधान की रचना माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कलम से हुई थी, आज उस संविधान को खतरा है। जिस आजादी के लिए नेहरू, सुभाष, लाल बहादुर ने जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, आज वो आजादी खतरे में है। प्रेस को बोलने नहीं दिया जाता। हर तरफ से यह आवाज उठ रही है कि देश में विरोधी और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के झंडे तले हमें इकट्ठा होना होगा, इकट्ठे होकर इस संविधान की रक्षा करनी। साथियों, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म से संबंधित है, वह किसान और मजदूर से भी संबंधित है। आज देश का किसान संकट की घड़ी से गुजर रहा है। 2 बार मैंने माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भारत की राज्यसभा में, संसद में बोलते हुए सुना, और बहुत लोग बोले, लेकिन जितनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ आलोचना और विवेचना कर हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के हक की बात देश की पार्लियामेंट में की, किसी और नेता द्वारा ये वकालत नहीं हो सकती। एक युवा सांसद है, युवा तो कहां है, 4थी बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन एक तजर्बा इनके साथ है, और उस तजर्बे के आधार पर दीपेंद्र जी आपकी आवाज उठाते हैं, किसान की आवाज उठाते हैं। हर बॉर्डर पर गए, किसान पंचायतें हुई, किसानों की आवाज उठाई, जो किसान शहीद हुए उनके घरों पर पहुंचे। आज हम कांग्रेस के लोग किसान की इस लड़ाई में उनके साथ हैं, मजदूर की लड़ाई में उनके साथ हैं, और आप सबके सहयोग से मिलकर यह व्यू रचना करेगी। आने वाले समय में बदलाव आएगा, और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत नेतृत्व, सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। आज साथी कार्यकर्ताओं, आपसे निवेदन करता हूं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव आप हिला सकते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कुछ ठान लेता और किसी आंदोलन और नेतृत्व की ओर बढ़ता है, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई बार हमने उखाड़ के फेंका है। हम इस सरकार को हरियाणा से उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद पंडित कुलदीप शर्मा जी। आपने सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित किया और विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। मैं करोड़ों दिलों की धड़कन प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कहूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपना संबोधन रखें। हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री रहे अशोक अरोड़ा जी, हमारी पूर्व विधायक करनाल से आदरणीय सुमिता सिंह जी, हमारे बहुत संघर्षशील भाई जो इसराना हल्के से बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं, भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री रहे आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारे एक और बहुत संघर्षशील भाई पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने बड़ी मेहनत से आज ये किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया है, त्रिलोचन सिंह जी, हमारे भाई बहुत संघर्षशील भाई जो कि अभी आज कार्यक्रम की अध्यक्षता उनको मैं कहूँगा क्योंकि मेरे बाद वो आप सबका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उनको बोलना था और अब धन्यवाद के रूप में आपके समक्ष उनकी हाजिरी लगेगी। हमारे बहुत संघर्षशील भाई हैं भाई अनिल राणा जी, हमारे भाई रघुवीर संधू जी, नरेश जी, सचिन बुदनपुर जी, राजकुमार सैनी जी, राजेश वैद जी, सुरेंद्र कालखा जी, कमल मान जी, भाई निपी जी, नपेंद्र मान जी, ललित बुटाना जी, गुरप्रीत थल जी, रणपाल संधू जी, रामेश्वर वाल्मीकि जी, सरोज सांगवान जी, अंग्रेज सैनी जी, अमरजीत धीमान जी, रामफल कमालपुर जी, परमजीत वाल्मीकि जी, अनिल शर्मा जी, जसबीर बोंदर जी, धर्मपाल कौशिक जी, हरिराम जी, अशोक खुराना जी, बहुत से क्योंकि किसी का नाम रह भी गया हो तो सभी भाई मल्ली जी, हमारे भाई भूपेंद्र जी और सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, मुझे पता है आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, हम लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं और एक भावना में बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी बात आपके बीच में नहीं करूँगा, केवल 2-3 बातें, जो बातें आज हम अपने दिल में लिए बैठे हैं वो बातें आज आपके बीच में मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम शारीरिक रूप से तो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे शरीर यहाँ है मगर हमारे दिल, हमारा जी है वो देश के किसान के साथ है, वो उस बॉर्डर पे है जो आज भी 4 महीने 4.5 महीने के बाद आज भी जो किसान वहाँ पे बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, एक टोल पे बैठा है, शांति प्रिय रूप में 20-20 किलोमीटर लंबे धरनों के रूप में बैठा है। आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखें, बहादुरगढ़ में पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा धरना आज भी, मैं कल रात की बता रहा हूं बात आपको, मैं रोहतक से ही आया हूं, रोहतक लोकसभा का हिस्सा है टिकरी बॉर्डर, 17 किलोमीटर लंबा धरना, यहाँ 50 मीटर लंबा धरना अगर देना पड़ जाए तो पूरी ताकत लगती है, मगर 4.5 महीने बाद 300 जानों को कुर्बान करने के बाद 11 राउंड की बातचीत के बाद और तमाम तिरस्कार अपमान सहने के बाद भी शांति से, संयम से देश का किसान आज भी अपने न्याय अन्याय की लड़ाई के लिए, अपने जायज अधिकारों की लड़ाई के लिए बैठा है। सबसे पहले आज हम देश के उस किसान को नमन करते हैं, उस देश के किसान को प्रणाम करते हैं और ये एक बार हम सब
शामिल होकर कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से यहाँ, मगर हमारा दिल देश के किसान के साथ है। दोनों हाथ खड़ा करके हम ये आज यहाँ पे ये जो कांग्रेस का सम्मेलन है, इसमें हम हाथ खड़ा करके देश की सरकार को संदेश देते हैं कि हम देश के किसान के साथ हैं और इस लड़ाई में जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक डट के देश के किसान का साथ देंगे। जय किसान, जय बहुत किसान। दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, ऐसी सरकार बैठी है, ऐसी अहंकारी सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार। मैंने ऐसी कभी किसी सरकार का बर्ताव आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ना तो देखा, ना सुना, ना पढ़ा इसके बारे में। आपके आशीर्वाद से बहुत छोटी उम्र में मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला था। आज से लगभग 16 साल पहले, 16 साल से मुझे वहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा का, पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में हरियाणा की का नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने इन 16 साल में सरकारें भी देखी, मंत्री भी देखे, सत्र देखे, पार्लियामेंट के सेशन आए गए, सरकारें भी आई गई, पार्टियां भी आई गई, मंत्री भी बने, दूसरे मंत्री बने, मगर मैं आपके बीच में अपने दिल का दर्द आपके बीच में नहीं रखूंगा। किसके बीच में रखूंगा? आपका बेटा हूं। ये जो सत्र गया पार्लियामेंट का 5 दिन पहले जो खत्म हुआ बजट सेशन, ये इस सत्र के अंदर जो मैंने इस सरकार का रूप देखा, जो इसका अहंकारी चेहरा देखा और जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया, वो आज तक कभी ना तो जो जितना मैंने कार्यकाल देश की संसद में बिताने का अवसर मिला, ना तो मैंने पहले कभी ऐसा कभी महसूस किया, इसके आसपास भी ना कभी इससे पहले तो देश के किसान की मांग मानने से इनने इनकार किया, फिर देश के किसान को किसान मानने से इनकार किया, उग्रवादी बताया, खालिस्तानी बताया, उपद्रवी बताया, प्रायोजित बताया, कांग्रेसी बताया, हर तरह के तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग किया गया। किसान की मांग मानने से इनकार किया, किसान को किसान मानने से इनकार किया, मगर उसके बाद किसान को इंसान मानने से भी मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसान को इंसान मानने से भी सरकार ने इनकार किया। जब संसद के अंदर खड़े होकर मैंने कहा कि कम से कम 300 लोगों की जानें गई हैं, 300 लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी है, ऐसे ऐसे परिवार हैं, उन परिवारों के बारे में मैंने संसद में भी बताया, आप भी जानते हो, ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा गांव, अभी पीछे चुनाव था, उपचुनाव, सोनीपत जिले में बड़ौदा गांव का एक 35 साल का अजय मोर 50 दिन लगातार धरने में, कड़ाके की ठंड में, एक दिन रात को धरने पे सोया तो सुबह आंख नहीं खुली। पीछे घर पे एक उसकी वाइफ है जो पूरी पढ़ी लिखी नहीं है और 3 लड़कियां हैं जो स्कूल के अंदर अभी पढ़ाई करती हैं। 1 एकड़ जमीन उसके बाटे आती है, आगे वो अपनी उसकी लड़कियां कैसे पढ़ाई पूरी करेंगी, कैसे ब्याह शादी का इंतजाम होगा। आसंद हल्के में हम गए, पीछे ठरी गांव में एक नौजवान, मेरी उम्र का नौजवान हरिंदर सिंह, उसकी वाइफ की पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसके घर पे उसका छोटा सा 7 साल का उसका लड़का हरवंश, हरिंदर सिंह का लड़का हरवंश, जब मैं गाड़ी से उतरा, अंकल कह के वहां पे दूर तक, क्योंकि गांव के अंदर ढाणी में उनका घर था, मेन रोड तक भाग के आया अपनी दादी हवाले। वो एक छोटी सी जान, लगातार 60 दिन तक वो हरिंदर उस
धरने पे था, ऐसे ऐसे परिवार। और मैंने सरकार को कहा कि आप कम से कम इनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए। आपने हमारी मांग मानने से इनकार किया है। कम से कम आप ये कहें कि हमें दुख है इन परिवारों के लिए, हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। मगर दूसरी तरफ से जब खिल्ली और मजाक और तानों की आवाज़ सुनाई दी तो जो जितना अकेलापन मैंने देश की संसद में इस बार महसूस किया है, जब दूसरी तरफ से हंसी मजाक की जब आवाज़ें आई, आपने भी सुना होगा। और आपने सुना क्या, आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हो, हर दूसरे दिन कभी हमारे कृषि मंत्री कुछ बताते हैं, कभी भाजपा के सांसद, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कुछ बोलते हैं देश के किसान के बारे में। ऐसा जब महसूस हुआ तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस सरकार के रवैये पे। मगर दुख है, मगर सच आपके साथ है। मैं ये कह सकता हूँ आपके बीच में इतना लंबा आंदोलन 70 साल के इतिहास में जो दुनिया ने नहीं देखा, ऐसा आंदोलन देश के किसान ने दिखा दिया। और शांति और संयम के रास्ते पर हर तरह की अग्नि परीक्षा देश के किसान ने दी। नहीं तो कोई भी अगर कोई अपने साथी की डेड बॉडी देखे तो आदमी व्यथित हो जाता है। व्यथित होके आदमी कुछ भी कर सकता है। मगर 300 शव वापस आए पंजाब हरियाणा गांव में, मगर शांति और संयम के रास्ते से 1 इंच भी देश का किसान अलग नहीं हुआ। गृह मंत्री बैठे थे संसद में, भारत देश के गृह मंत्री बैठे थे, और उनको मैंने कहा कि आप बता रहे हो कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं। उस समय 3 महीने हुए थे, 1 महीने पहले की बात है जब सत्र चल रहा था। मैंने कहा भारत देश के गृह मंत्री हो, मैं आपको चुनौती देता हूं। सिंगू बॉर्डर पे थाना लगता है सोनीपत जिले का, राई थाना, टिकरी बॉर्डर पे थाना लगता है, रोहतक झज्जर का बहादुरगढ़ थाना। मैं आपको चुनौती देता हूं, इन 3 महीने में अगर एक कोई पुलिस की कंप्लेंट इन थानों में आई हो, एक कोई रिपोर्ट हुई हो कि किसी रेडी वाले की एक मूंगफली भी, किसी किसान ने एक मूंगफली भी छीनने का काम किया हो, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा और कह दूंगा कि इनकी नीयत खराब है। 26 जनवरी को भी जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली में भी अगर किसी एक कोई रेडी वाला आ गया हो कि हमारा केला भी किसी ने छीना है, तो आपकी बात मान जाएंगे कि इनकी नीयत सही नहीं है। मगर इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा अगर इन्हें दी है तो यह आपको मानना पड़ेगा कि इनकी नीयत भी नेक है, ये न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनका तिरस्कार अगर करोगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं आपके बेटे के नाते, जब सत्र के अंदर जब ये बातें रखी गई तो हो सकता है सांसदों ने, सत्ता दल के सांसदों ने मेरा मजाक भी उड़ाया हो, ताने और खिल्ली की आवाज भी आई हो। मगर जिस दिन सत्र खत्म हो गया और वहां से बाहर निकले तो उनमें से एक भी आंख मिलाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सच हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है। और जिस दिन ये सरकार 300 जानों की कुर्बानियों के बाद भी उन किसानों को नकारने के बयान इस सरकार से आए, उसी दिन आपकी नैतिक जीत हो चुकी थी, किसान की नैतिक जीत, और इस सरकार की नैतिक हार उसी दिन हो गई। इनकी नैतिक हार हो चुकी है, इनकी नैतिक हार हो चुकी है और किसान की जीत से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हो सकता है विप लगाकर और हर प्रकार का जो प्रलोभन होते हैं उनके आधार पे सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया हो। मगर चंडीगढ़ में तो विश्वास मत हासिल कर लिया हो, मगर हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी दिन जनता का विश्वास इस सरकार ने खो दिया। जब इनके विधायक चंडीगढ़ में ये कहें कि इतना रोष है हमारे खिलाफ कि हम अपने गांव में, अपने
हलकों के अंदर बिना हेलमेट पहने नहीं जा सकते। हमने नहीं कही बात, ये इनके विधायकों ने कही कि नहीं कही, मैं आपसे पूछता हूँ। इनके विधायक ये कह रहे हैं, मगर अगले दिन वही विधायक जाकर इनके दबाव में सरकार बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो विश्वास मत तो चंडीगढ़ में हासिल कर लिया हो, मगर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। और आज ये करनाल के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। आज दूसरा प्रस्ताव, पहले तो किसान के समर्थन में पारित करते थे, आज दूसरा प्रस्ताव आपके सामने विधानसभा में तो हो सकता है विश्वास प्रस्ताव हमारा गिरा दिया कुछ विधायकों ने, मगर आपके सामने मैं दूसरा प्रस्ताव रखता हूं और आपको अगर सहमति हो तो एक बार हाथ खड़ा करके अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जिस सरकार ने भट्टा बिठा दिया, जिस सरकार ने भट्टा बिठा दिया, प्रेस के साथी भी देख लें, इस सरकार, ये जो किसान विरोधी सरकार है, एक बार हाथ खड़ा करके अविश्वास प्रस्ताव पारित, पार है भाई अविश्वास प्रस्ताव, प्रेस के साथी देख लें, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक शहर में जाएंगे, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोगों के बीच में लेके जाएंगे। जिस सरकार ने देश में सबसे ज्यादा किसान को दुख दिया, सबसे ज्यादा किसान का मजाक बनाया, जिस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, कोई हिसाब नहीं बनता, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश था हरियाणा 2014 तक, जब प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार थी। सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा के अंदर हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। आज उसी प्रदेश में 34% बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में। ना फैक्ट्रियां, ना भर्तियां भी बंद, फैक्ट्रियां भी बंद, सरकारी रोजगार में लगा कम रहे हैं, निकाल ज्यादा रहे हैं, कभी पीटीआई निकाल रहे हैं, कभी ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटा वाले निकाल रहे हैं, तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि भाई सारे बराबर हैं, समानता का नियम, ये एक चीज जरूर है, कर्मचारियों के लिए खास तौर पे सारे बराबर है, कोई ऐसी कर्मचारी की यूनियन नहीं, हरियाणा प्रदेश का कोई कर्मचारियों का ऐसा संगठन नहीं जिनकी इनने पिटाई ना करी हो। सबको संघर्ष के रास्ते पे आना पड़ा और इस सरकार को जो है सरकार ने सबका जवाब लाठी से दिया। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर 10 साल हमारी भी सरकार थी। आपके बीच में मैं कह सकता हूं, गलत कह रहा हूं तो आप बताना, 10 साल सरकार थी। अरे धरना प्रदर्शन 4-4 महीने, कभी कहीं फायरिंग या गोली की बात तो दूर की बात है, कहीं अगर कोई छोटा सा धरना भी लग जाता था, सुबह धरना लगता था तो शाम तक या तो हुड्डा साहब बात करते थे, कहीं मेरे को भेजते थे, कहीं कुलदीप शर्मा जी को भेजते थे, कहीं किसी और को भेजते थे, रात तक उस धरने को किसी ना किसी तरीके से बात करके उसका समाधान निकलवाने का काम होता था कि नहीं होता था? मैं आपसे सवाल करता था। 10 साल में एक भी कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश के अंदर। 10 साल के अंदर जब सरकार थी, चाहे वो धान का भाव हो 4,500, 5,000, 6,000 क्विंटल तक बिक गया, चाहे पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का फैसला हो, चाहे 3 गुना एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे तीन गुना एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे गरीब को सारी पेंशन देश में सबसे ज्यादा देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन तक देश में सबसे ज्यादा देने की बात हो, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की योजना लेके आने की बात हो ताकि गरीब के घर पे छत हो, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी देश में सबसे ज्यादा देने की व्यवस्था हो, चाहे हरियाणा के विकास दर में देश में सबसे ज्यादा निवेश गुजरात से 3 गुना प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा में होने की बात हो, और चाहे खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान देकर देश में सबसे आगे हरियाणा के खिलाड़ियों का झंडा बुलंद करवाने की बात हो, हरियाणा भाईचारे खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने की तरह हरियाणा की एक नींव रखने का काम उस समय हुआ था। मगर 7 साल में ऐसा इनने भट्टा बिठाया है। आज बेरोजगार नौजवान सड़क पे, आज कर्मचारी सड़क पर, आज व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्यापारी से, आज यहाँ पे व्यापारी, बहुत से व्यापारी भाई हमारे मौजूद हैं आज करनाल के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल
आपका गल्ला भरा रहता था कि नहीं भरा रहता था? और अब बताओ इन 7 साल में क्या परिस्थिति है? प्रदेश के व्यापारी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परिस्थिति है? परिस्थिति ऐसी होगी कि भाई कोई अगर जो है दुकान के आगे कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई दुकान के आगे कोई ऐसा कि जो कुछ मांग लेगा, तो जो दुकानदार है वो उसके नज़र हटाकर अपना अखबार, जो पढ़ा हुआ अखबार दोबारा पढ़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी? मैं सारे अपने व्यापारी भाइयों से पूछना चाहता हूँ। तो ये और कर्जा 3 गुना कर्जा, मैं पूछना चाहता हूँ इतना ज़्यादा कर्जा किस चीज़ में हो गया? कर्जा कोई बड़ा कोई परियोजना लेके आए हो, कोई बड़ी राहत किसान को दी हो, केवल बड़े बड़े आयोजन कराए, कभी ये जयंती कभी वो जयंती, मगर हरियाणा को एक तरीके से पीछे लेके आज अपराध में देश में हरियाणा का नाम सबसे आगे, एक के बाद एक घोटाले। और अब तो चंडीगढ़ बैठ के, क्योंकि प्रदेश के लोगों में का विश्वास इन पे नहीं रहा, तो प्रदेश में आ जा नहीं पा रहे, तो चंडीगढ़ में बैठकर एक के बाद एक घोटाले। ये एक ऐसी सरकार है चंडीगढ़ में जो बैठी है जिसने कोरोना में भी नहीं छोड़ा। कोरोना में भी अगर देश की एक सरकार का नाम एक घोटाले में आया, कोरोना में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा आ गई थी, गरीब आदमी भी कह रहा था कि हमसे भी ले लो, किसान कह रहा था हम भी देंगे, और पूरे देश में कहीं कोई लंगर की व्यवस्था कर रहा था, तो गरीब आदमी की मदद कर रहा था कि इस समय सबको सहारा देंगे। उस समय इस सरकार ने चंडीगढ़ बैठकर कभी शराब घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, और धान घोटाले पे पर्दा डालने का काम, ये शराब घोटाला आया था कि नहीं आया था कोरोना में? और ये वहीं बैठे हैं, ये अपने लूट खसूट की दुकान को बचाने के लिए इन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। जनता के पीठ पे विश्वासघात का छुरा घोप के ये सरकार हरियाणा के अंदर वहां बैठी है। इससे लड़ाई लड़ना होगा। दो रास्ते हैं अपने आगे। प्रजातंत्र में, संविधान में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया जा रहा है, क्योंकि इस महीने में, अप्रैल महीने में उनकी जयंती आएगी 14 तारीख को, 9 दिन के बाद। तो संवैधानिक रूप से अपने आगे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, और हम क्या करें अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी? अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, देश में जो ऊपर की सरकार है और जो हरियाणा की सरकार है इस तरीके से बेदर्दी के साथ अगर किसान का तिरस्कार करेगी, तो शांति प्रिय आंदोलन के अलावा दूसरा और कौन सा रास्ता है संविधान में? तो एक तो रास्ता ये है शांति प्रिय आंदोलन, इसके माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करना, और दूसरा रास्ता संवैधानिक रूप से है वोट की चोट से। ऐसे लोग वोट की चोट से इनको जवाब देना, ताकि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, हरियाणा, ये भी मैंने महसूस करी आपके बेटे के नाते, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। पंजाब का मैं देखता हूं, सबसे ज्यादा चोट पता है सबको, पूरे देश में पता है, सारे सांसदों को पता है, सबसे ज्यादा चोट हरियाणा को और पंजाब को पड़ने वाली इन नए कानूनों के माध्यम से, क्योंकि सरकारी रेट पे खरीद सबसे ज्यादा यहां होती है। और केवल किसान को नहीं, उपभोक्ता को भी। किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान गरीब की भी लड़ाई लड़ रहा है। किसान उस बीपीएल परिवार की भी लड़ाई लड़ रहा है जो राशन डिपो के माध्यम से, जिसको सस्ते में अनाज, सब्सिडी के माध्यम से अनाज पहुंचता है जिसके पास। निकाल दिया काफियों को जी। ये जो कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को भी बहुत को निकाला है, तो किसान आज गरीब आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है, उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये मत भूलना, अगर किसान से सस्ते में बड़े धननाट, बड़े उद्योगपति किस्म के लोग किसान को से सस्ते में खरीदने का काम करेंगे, तो वो कोई सब्सिडी में गरीब को सस्ते में देने के लिए नहीं खरीद रहे। जमाखोरी की भी छूट कर दी गई है सरकार द्वारा। वो गरीब आदमी से भी ज़्यादा किस प्रकार से गरीब आदमी से भी अपना मुनाफा निकाल सकते हैं, वो अपने मुनाफे को देख के चलेंगे। तो किसान और गरीब दोनों की लड़ाई, तो किसान दोनों की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज मैं मानता हूँ कि हमको, जैसे मैंने कहा कि भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो शांति प्रिय आंदोलन का रास्ता, और दूसरा रास्ता वोट की चोट का रास्ता। संविधान ने 2 अधिकार दिए हैं, वोट, दूसरा रास्ता वोट की चोट का रास्ता। जब समय आए तो वोट की चोट से एक संदेश जाए, पूरे देश में संदेश जाए
जो बात बीच में रह गई थी, क्योंकि सफाई कर्मचारी की बात कर दी, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। पंजाब से मैं मुकाबला कर रहा था, तो सबको पता है पूरे देश में, क्योंकि वहाँ पे जब मैं बैठता हूँ, दिल्ली में जब बैठता हूँ, तो सारे देश के एमपीओ की बात आती है। आपके बीच में मुझे वो बात रखनी जरूरी है। वहाँ जब बैठा तो जब बात आई तो एक पंजाब हरियाणा की भी तुलना हुई और कहा गया कि सारे देश को पता है सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा पंजाब के किसान का होगा जब सरकारी रेट से सरकार पीछे हटेगी आने वाले सालों के अंदर। बाकी कई प्रदेशों में तो अभी मिलता नहीं। पंजाब की जब बात आई तो पूरी पंजाब विधानसभा एक हो गई। पूरी पंजाब, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया तो विधानसभा में चाहे कोई पार्टी थी, चाहे वो आम आदमी थी, चाहे वो अकाली दल था, सारी पार्टियां एक हो गई। इन पार्टियों के सारे एमपी भी एक हो गए। जब हरियाणा की बात आई तो कांग्रेस पार्टी जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आई तो कहीं ना कहीं अकेली दिखाई दी। और संसद के अंदर 15 सांसद है हरियाणा के, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के। मैं तो आज भी संसद में हूँ। मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका आशीर्वाद मिला 15 साल तक। इस बार भी मुझे किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के और पूरे बीजेपी के मैं निशाने पे था। 3 बार वो मेरे इलेक्शन में आए, लोकसभा में कैसे ना कैसे करके मुझे रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तो लोगों ने इतने विधायक बनाए बलबीर वाल्मीकि जी जैसे कि मुझे आपके आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का अवसर मिल गया। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि हरियाणा में किसान को इतनी बड़ी चोट लगे और वहाँ 14 सांसद बैठ के उस किसान का मजाक उड़ाएं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं केवल वोट की चोट से हरियाणा में आगे हमारी सरकार बने ये नहीं कहना चाहता। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, आपके बेटे के नाते अपनी ताकत पहचानो और अपनी ताकत बनाओ। अगर किसान को, मजदूर को चोट लगे तो 15 के 15 सांसद वहाँ पे बोलने चाहिए। हरियाणा के 15 के 15 सांसद, उनको तकलीफ होनी चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ में ताकत आएगी। नहीं तो जब मैं अकेला बोलता हूँ वहाँ तो कहते हैं दीपेंद्र तू तो अकेला है, कि 14 एमपी तो तेरे खिलाफ हैं, ये तो किसान के खिलाफ है, तो अकेला बोल रहा है। हम लोगों का तो घमंड है, इनको जो है घमंड इतना हो गया, इतना प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया, घमंड है। मगर घमंड चकनाचूर होगा, ये मेरे पे आप विश्वास रखना। आपका बच्चा हूँ, एक एक जगह पूरे हरियाणा के एक कोने में होके आया हूँ, सारे टोल पे हर जगह होके इनका घमंड चकनाचूर होगा। आज भी ये विश्वास खो चुके हैं। ये जिस तरह का इन्होंने काम किया, इनका विश्वास दोबारा मिलेगा नहीं। मगर आपको हमको मिलके एक संयम, शालीन, शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी है। तो भाई मैं तीसरा और आखिरी जो प्रस्ताव है आपके बीच में कि भाई ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी इजाज़त हो और आप सबका साथ हो तो एक लंबी लड़ाई के लिए आपका अगर तैयार हो तो एक बार हाथ खड़ा करके ये लड़ाई लड़े। एक बार हाथ खड़े नहीं, एक बार बोलना भी पड़ेगा। लड़ेगा ये लड़ाई, ये लड़ाई लड़े। साथ, आपका साथ है तो भाई मुझे विश्वास है। सीएम सिटी, क्राइम सिटी बन गया। ये सीएम सिटी करनाल, आज करनाल को देख के इतना अफसोस हुआ। इस तरीके से छावनी में परिवर्तित करनाल एक गलियों, सुमिता जी के जाना था हमें। सुमिता जी के समय याद है जब हर बार आते थे, जब हमारी सरकार थी तो कभी किसी का फाउंडेशन स्टोन रखवा रहे होते थे सुमिता जी, कभी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन, कभी किसी फ्लाईओवर का फाउंडेशन स्टोन, कभी किसी सड़क का फाउंडेशन स्टोन। आज स्थिति ऐसी आ गई कि आज आपके घर आ रहे थे, सुबह नाश्ते पे आपके घर आना था सुमिता जी, तो पता नहीं कौन सी गलियों से लेके हमें जाया गया। कहा कि 2 ही गाड़ियों की परमिशन है। हमने कहा कि हम 2 गाड़ियों की क्या परमिशन है, मेरे से क्या खतरा हो सकता है। मैं तो मैं तो खुद ही जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे तो आप सिक्योरिटी दो, आप मेरे से क्या खतरा हो सकता है। कहते मगर 2 ही गाड़ियों की परमिशन है और रूट भी बना के दे रहे हैं जैसे कि हम मेरे से ही खतरा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति करनाल के अंदर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण आज ये देखने को मिला कि कोई जो मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए
आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारी कैबिनेट को सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र के अंदर वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, इतना रोष लोगों में क्यों है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अभी भी सोचें स्थिति की गंभीरता में। कल रोहतक के अंदर 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग पे लाठी, 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग, वो हमारे गांव का है, सांगी गांव का है, राज सिंह हुड्डा उनका नाम है। 80 साल के एक बड़े बुजुर्ग को कल अपना लाठी जो है झेलनी पड़ी सरकार की। लहू लुहान, आपने देखा होगा उनकी तस्वीर, लहू लुहान हुए। तो सरकार सोचे, सरकार अभी भी गंभीरता को समझे। सरकार दोबारा से बातचीत और के लिए किसान को बुलाए, किसान की मांग मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान सरकार की लाठी नहीं है, लाठी चलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार की कलम चलाने से इस समस्या का समाधान होगा। किसान के हक में सरकार की कलम जब चलेगी तब इस समस्या का समाधान होगा। तो आखिर में हम यही बात कहते हुए आज आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आराम से भाई सभी भाइयों से विनती है कि हॉल में पीछे लंगर है, खाने का प्रबंध है, खाना खाकर जाएं। और अनिल जी को कहूंगा कि वो धन्यवाद दें। मेरे वाले अकाउंट में लाइव हुई है, सभी भाई खाना खाकर जाएं। पीछे हॉल में खाना लगा हुआ है, लंगर आप देख रहे हैं सेक्टर 12 के जाट धर्मशाला से लंगर लेकर जाएं भाई। पूरा का पूरा कार्यक्रम जो दिखाया है और ये दीपेंद्र जी पत्रकारों से बात कर रहे हैं और चल रहा है करेगा तो स्क्रीन निकाले नीचे कर लो प्रस्ताव लेकर जाएगी, नीचे कर लो भाई साहब, खड़े हो गए, कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं, ऊपर आ जाओ, थोड़ा पीछे है, लेडी खड़ी है, थोड़ा भाई कोई बात देख के परवीन एक ही बहुत है। तब थोड़ा पीछे हो लो मेरे यार ना एक मिनट तो बच्चा है, थोड़ा सा लड़ ले, थोड़ा दे, देख जगह मिल जाएगी, दो बंदे ये पकड़ ले, ये पकड़ देंगे, क्या कहोगे हरियाणा के हालात नाजुक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्या कहना चाहोगे? जो आखिर में जो एक बात की कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। दीपेंद्र जी, सरकार बिना पुलिस के चल नहीं पा रही है, हालत बहुत खराब हो गई है, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, जो है देखिए, ये इसके लिए पहले वो करके फिर मैं आपको कहता हूँ। ये जो आप कह रहे तो ये सरकार ये सोचने का विषय है
सरकार इस पे आत्ममंथन करे कि बिना प्रोटेक्शन के उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके जो है अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इतना रोष लोगों में क्यों है? आज हरियाणा इतना त्रस्त क्यों? हर वर्ग, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त हो चुका है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसे कि आज यहाँ पे हमने अविश्वास प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया, समक्ष पेश किया करनाल में, और आपने देखा एक स्वर से लोगों ने उसको पारित किया। मतलब इसका संदर्भ एक ही है, सरकार चंडीगढ़ में तो विश्वास मत सरकार ने हासिल भले कर लिया हो, जनता में विश्वास खो चुकी है। इस पे आत्ममंथन करे सकते। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, दूसरी तरफ किसान नेताओं पर ही हमले हो रहे हैं। उसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये जो 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जो राकेश टिकैत जी पे जो एक हमला हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। उसकी पूरी राजस्थान सरकार, मुझे विश्वास है, उसकी पूरी जांच करेगी। और आज रिपोर्ट आई है कि शायद 14 लोग उस साजिश में शामिल पाए गए हैं। एक राजनीतिक दल का भी नाम उसमें आ रहा है। मगर पूरी तरीके से जांच हो और जो भी कोई दोषी हो किसी इस प्रकार की हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने पे, उनके पीछे क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पे कानूनन अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दीपेंद्र जी हरियाणा के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आज पूरे दिन उनका अपना कार्यक्रम था, पूरी किलेबंदी की गई, जबकि उनका हेलीकॉप्टर भी पिंजरे के अंदर उतरा है बाहर से। और वही मैंने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज जब देखा जो ये सुमिता सिंह जी ने जो एक बात की कि जब हमारी सरकार थी, जब यहाँ कार्यक्रम होते थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के या किसी जो है सरकार से जुड़े हुए किसी मंत्री के, तो लोग हर करनाल में गली गली कोने कोने पे स्वागत के लिए खड़े होते थे। ऐसा भी समय था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई, सरकार इस पे खुद सोचे, आत्ममंथन करे कि आज छावनी में तब्दील दिखाई दिया करनाल, यहाँ तक कि बहुत सी जो हमारा कार्यक्रम था उसके भी बहुत लोगों को आज आने में पहुँच ही नहीं पाए। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, गीता बुक्कल जी हमारी विधायक आ रही थी, वो रास्ते में क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगा दी गई थी वो नहीं आ पाई। तो ये आज क्या परिस्थिति है, सरकार को जो है अपनी जनता से खुद ही बचना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है सरकार जिम्मेदार है, सरकार का रवैया जिम्मेदार। सोनाली फोगाट बीजेपी नेत्री, उन्होंने सोनाली फोगाट ने किसानों का मजाक उड़ाया है कि क्या उखाड़ लिया। सीरियस नहीं है वो कोई। देखो पहली बात तो जिनका नाम लिया उन्होंने क्या बोला है, कोई इसका अर्थ नहीं, क्योंकि वो कोई सीरियस मैं उनको नहीं मानता। मगर भाजपा हर रोज़ कोई ना कोई भाजपा का सीनियर लीडर, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी बहुत मजाक उड़ाया एक तरीके से। उन्होंने जिन किसान परिवारों में जान की क्षति हुई, जिन्हें कुर्बानियाँ दी, उनका मजाक उड़ाया। जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जी, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया। तो हर रोज ये बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं। दोस्तों, ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस समय सरकार जिस तरह से पुलिस सुरक्षा के बीच में अपने कार्यक्रम कर रही है और किसान उनका विरोध कर रहे हैं, तो इससे जो सरकार है वो अपना विश्वास मत जनता के बीच में से खो चुकी है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।